खबर कट टू कट के पहले स्पेशल में आपको दिखाते हैं अंदर की आवाज की वो मिस्ट्री जो टीएमसी को बार बार परेशान कर रही है। जी हां, आज टीएमसी के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। हवाला दिया कि पार्टी के अंदर घुटन होती है। अंदर की आवाज सुनी। दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे से एक ही कयास लगाए गए कि क्या टीएमसी के दूसरे नेताओं की तरह दिनेश त्रिवेदी भी कमलधारी होने जा रहे हैं। दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे और उनके फ्यूचर प्लान्स पर सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम्बा अम्बा डुम्बा डुम्बा। 3 दिन पहले ही टीएमसी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर दीदी ने डुम्बा डुम्बा से वार किया था। आज तो दीदी के करीबी और पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी छोड़ने का इशारा दे दिया राज्यसभा से इस्तीफे के साथ। मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। और लोग पूछने लगे क्या त्रिवेदी को बयां करने के लिए भी दीदी करेंगे डुम्बा डुम्बा। अम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। दीदी को त्रिवेदी ने जोर का झटका कितनी जोर से दिया ये भी सुन लीजिए और समझ लीजिए। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो। माननीय चेयरमैन साहब के को साथ कहता हूँ मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। 30 मिनट के अंदर मानो टीएमसी में 2 बार बिजली गिरी। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में घुटन का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया तो फौरन ही कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया, त्रिवेदी से बीजेपी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति के माध्यम से एक बड़ा समाज सेवा करना चाहते हैं, वो कोई भी टीएमसी में नहीं रह सकता। वो अगर बीजेपी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। मेरी पहले उनसे चर्चा जरूर हुई थी पर वो बहुत दुखी थे और वो पार्टी छोड़ना चाहते थे। नहीं, वो अगर बीजेपी में आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। सियासी चश्मा लगाएंगे तो घुटन से लेकर इन्विटेशन तक सब समझ आ जाएगा। समझ टीएमसी को भी आ रहा है कि चुनावी लड़ाई दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी जैसे वोट बैंक पर पकड़ रखने वाले नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। दिनेश त्रिवेदी जैसे बड़े नाम ने इस्तीफा देकर कान खड़े कर दिए हैं और शताब्दी राय जैसे नेता बार बार पार्टी के अंदर भीतर घात का राग आलाप रहे हैं। एक तरफ बीजेपी से कांटे की अदावत है, दूसरी तरफ अपनों की नॉन स्टॉप बगावत है। दीदी को गुस्सा आना जायज है और जब बागियों के गुस्से को अल्फाज नहीं मिलते तो दीदी की जुबान से निकलता है डुम्बा डुम्बा। टीम न्यूज़ नेशन। उधर बगावत की आंधी और उधर बीजेपी रोजाना नया पॉलिटिकल पंच दे रही है। बंगाल में कमल फहराने निकले बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह ने एक नया तुरुप का पत्ता खेल दिया। ये था मथुआ समुदाय को सीएए के तहत नागरिकता देने का ऐलान और इस ऐलान को बैटल ऑफ बंगाल में एक नए पॉलिटिकल ट्विस्ट की तरह से देखा जा रहा है। कितना असर पड़ेगा बंगाल के आने वाले चुनावों पर, कितनी हिस्सेदारी है मथुआ कम्युनिटी की, देखिए समझिए। 6 नवंबर को मथुआ रसोई का खाना खाया और 11 फरवरी को ऐलान कर दिया कि चुनाव जीते तो सीएए के तहत मथुआ समुदाय को नागरिकता दी जाएगी। कुछ इस तरह अमित शाह ने उतारा मथुआ समुदाय के नमक का कर्ज। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मथुआ समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। मथुआ समुदाय को सीएए से नागरिकता देने का यह ऐलान किसी के लिए नमक का कर्ज है तो किसी के लिए चुनावी फर्ज। वजह है बंगाल के चुनावी गणित में मथुआ फैक्टर। मथुआ समुदाय के तकरीबन 70 लाख वोटर हैं। 70 विधानसभा सीटों पर इस वोट बैंक का असर है। बॉर्डर से सटे इलाकों में इनका बाहुल्य माना जाता है। यानी मथुआ समुदाय कुर्सी जीतने की कुंजी है, लेकिन इस समुदाय को अपने साथ लाने का एक दूसरा पॉलिटिकल मैसेज भी है। ये मैसेज है दीदी को घर में घुसकर पटखनी देना। मथुआ समुदाय का बोरोमा मठ साल 2010 में ममता बनर्जी के साथ आया था।
2010 को ही माता बीणा पानी देवी ने ममता बनर्जी को मथुआ समुदाय का संरक्षक घोषित किया था। 2014 में टीएमसी के टिकट पर कपिल कृष्ण ठाकुर ने बनगांव से चुनाव भी जीता। यानी मथुआ समुदाय के इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव रहा था। लेकिन साल 2019 में बयार बदली। बीजेपी के टिकट पर शांतनु ठाकुर बनगांव से सांसद बने और तभी से मथुआ समुदाय में बीजेपी की पकड़ बढ़ती गई। इस रिश्ते को अब सीएए की सौगात से अमित शाह मजबूत करना चाहते हैं, ताकि न सिर्फ मथुआ समुदाय के प्रभाव वाले इलाकों में बढ़त मिले, बल्कि दीदी को उनके एक गढ़ में पछाड़ने का बड़ा मैसेज भी जाए। टीम न्यूज नेशन। जिन मथुआओं के संरक्षक ममता बनर्जी को बनाया गया था और जिस मथुआ समुदाय पर बीजेपी की नजर है, इनका अपना इतिहास है। कौन है ये मथुआ, आइए आपको समझाते हैं, बताते हैं और कैसे इनको नागरिकता देने से समीकरण बदल जाएंगे। मथुआ समुदाय का जन्म 1860 में एक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत हुआ। इस आंदोलन के पुरोधा हरिचंद ठाकुर थे। मथुआ समुदाय से जुड़े लोग आज के बांग्लादेश में बड़ी तादाद में रहते थे, लेकिन बंटवारे के वक्त मथुआ समुदाय का एक बड़ा हिस्सा भारत के पश्चिम बंगाल में आ बसा। तकरीबन हर किसी का नाम वोटर लिस्ट में भी आ गया और समुदाय से जुड़े कई लोगों को सरकारी नौकरी भी मिली। लेकिन 2003 के एनआरसी में उन्हें रिफ्यूजी और घुसपैठिया करार दे दिया गया, जिसके चलते अब मथुआ लोगों को पासपोर्ट और जाति प्रमाण पत्र मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नागरिकता के कागज मथुआ समुदाय की इसी दुखती रग पर मरहम की उम्मीद जगा रहे हैं, वो भी चुनाव से पहले। अमित शाह के ऐलान के बाद तो ये उनका मन भी बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते हैं, शांति के साथ कश्मीर का समाधान चाहते हैं। पाकिस्तान से ऐसे बयान हर रोज आते हैं, लेकिन इस बार हिंदुस्तान में भी लोग जो हैं, जब इस तरह के बयान आते हैं तो चौंक रहे हैं। कुछ दिन पहले हिंदुस्तान से 4 जंग हार चुकी पाकिस्तानी फौज के चीफ यानी कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर पर शांति से हल निकालने का राग अलापा, तो अब इमरान के खासम खास माने जाने वाले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोइद यूसुफ भी कह रहे हैं, शांति की तरफ एक कदम तो बढ़ाए, पाकिस्तान 2 बढ़ाने को तैयार है। जरूर कोई राज पाकिस्तान में शांति की बात है। भला ऐसे भी कोई तारीफ करता है क्या? लेकिन पाकिस्तान का एक मंत्री अपने जनरल की तारीफ इसलिए कर रहा है कि बाजवा ने करतारपुर कॉरिडोर खोलकर भारत को खालिस्तानी आतंक के बहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। उजड़ा है कौन सा चमन जो पाकिस्तान को याद आया अमन। पाकिस्तान के इन 2 किरदारों को देख लीजिए। एक तरफ है पाकिस्तानी फौज के चीफ कमर जावेद बाजवा और दूसरी तरफ है पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोइद यूसुफ। इन दोनों की तासीर हमेशा एंटी इंडिया रही है। बाजवा की फौज लगातार हिंदुस्तान से बारूदी अदावत पाले हुए है, हिंदुस्तान को जख्म देने के लिए आतंकी पाले हुए, तो मोइद यूसुफ के वजूद का ही एक ही मकसद है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। लेकिन अचानक इन दोनों की जुबान बदली और दोनों कश्मीर के मुद्दे पर अमन का राग अलापने लगे। 3 फरवरी को कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों को लंबे वक्त से विवाद बने हुए कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकाल लेना चाहिए। तो 10 फरवरी को पाकिस्तान कहने से मोइद यूसुफ ने कहा कि अगर भारत कश्मीर के मुद्दे पर 1 कदम आगे बढ़ाए तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। जहरीले पाकिस्तान की जुबान से मीठे बोल निकले तो कई सवाल पैदा हुए, जिसमें पहला सवाल था, क्या सरकार से दूरी बना रहे हैं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट? पाकिस्तानी फौज और इमरान सरकार के बीच बीते कुछ वक्त से तल्खी बढ़ी है। बाजवा के विदेश दौरे अब सिर्फ मिलिट्री चीफ के तौर पर हो रहे हैं। फौज से सियासी बयान आने भी बंद हो गए हैं। तो क्या कश्मीर पर इमरान से अलग बयान देकर मकसद ये दिखाना है कि सरकार से फौज और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट दूर हो गया है? क्या ये माना जाए कि पाकिस्तानी फौज अब इमरान सरकार के फैसले और नीतियों से अपना पल्ला झाड़ने लगी है? अमन की आड़ में घात। परवेज मुशर्रफ, अशरफ कियानी से लेकर राहिल शरीफ तक मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी फौज एक पैटर्न अपनाती है। भारत के साथ अमन पसंद बातें करना और इसका मकसद होता है घरेलू अफरा तफरी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कुछ हद तक कम करना। तो क्या पुराने पाकिस्तान जनरलों की तरह बाजवा भी उसी पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि FATF में पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा प्रेशर कम किया जा सके, ताकि कश्मीर के मुद्दे पर एंटी पाकिस्तान हो चुकी अमेरिका और दूसरी ताकतों को दोबारा साधा जाए? टीम न्यूज नेशन।
तो सवाल ये कि क्या वाकई पाकिस्तानी जनरल की बात पर भरोसा किया जा सकता है? क्या पाकिस्तानी एनएसए की बातों में सच है? जानकारों की माने तो जवाब है ना। पाकिस्तान की कूटनीति को करीब से देखने समझने वाले पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल खुद कहते हैं कि पाकिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट भारत के भरोसे के लायक है ही नहीं। देखिए, ये जो कहा है कि पहले बाजवा साहब ने और अब पाकिस्तान के एनएसए ने जो एक हिंट दिया है कि वो भारत के साथ में बातचीत करना चाहते हैं, ऐसे सुझाव पहले भी कभी कभी आ चुके हैं और ये कहा जा चुका है कि हम जो अपने भारत के और पाकिस्तान के बीच के मुद्दे हैं ये बातचीत करके सुलझाना चाहते हैं ये। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देना वो उनका ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है वो। तो जब तक ये उनका आतंकवाद का साथ देना बंद नहीं होगा तो बातचीत कैसे होगी, ये समझ से बाहर की बात है। बातचीत करने के लिए जो एक माहौल बनना चाहिए जिसमें कि आपस के एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे का भरोसा होना चाहिए, जब तक वो भरोसा और ट्रस्ट नहीं बनेगा, जब तक कि ये आतंकवाद का इस्तेमाल बंद नहीं होगा, मुझको नहीं लगता कि बातचीत का कोई ऐसा कोई खास फायदा होने वाला है। आज सोशल मीडिया पर एक बार फिर बॉयकॉट ब्रिगेड एक्टिव हो गई और इस बार बॉयकॉट ब्रिगेड के टारगेट पर था म्यूजिक ऐप गाना। सोशल मीडिया पर जो हरकतें हुई उनके मुताबिक गाना से जुड़ी एक कर्मचारी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किए, जिसके बाद लोगों ने गाना ऐप को अनइंस्टॉल करने का एक कैंपेन चला दिया और कुछ लोगों ने अनइंस्टॉल किए गए इन ऐप के स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना शुरू कर दिया। बॉयकॉट गाना। दोपहर के वक्त अचानक ट्विटर इंडिया पर यह हैशटैग टॉप ट्रेंड करने लगा। कुछ ही घंटों के अंदर 8000 से ज्यादा ट्वीट और रीट्वीट हो गए। म्यूजिक ऐप गाना के खिलाफ लोग लगातार पोस्ट कर रहे थे, बॉयकॉट करने की अपील कर रहे थे। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ब्रिगेड के इस नए ऑपरेशन को देख लोग हैरान हुए और कुछ सवाल उठे कि आखिर एक म्यूजिक ऐप ने ऐसा क्या कर दिया कि जो उसे बॉयकॉट करने का कैंपेन शुरू कर दिया गया। एक ऐप से ऐसी क्या अदावत हो गई जो लोग उसे दनादन अनइंस्टॉल करने लगे। जब सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट गाना को खंगाला गया तो असली वजह सामने आई। वजह थी गाना की एक कर्मचारी पर लगे आरोप। इस कर्मचारी का नाम था तंजीला अनीस और आरोप लगा कि तंजीला ने ट्वीट्स के जरिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। यही है तंजीला के वो ट्वीट जिनके ऊपर भगवान शिव, माता सीता और भगवान कृष्ण का अपमान करने के आरोप लगे हैं। इन ट्वीट्स में जो लिखा है वो इतना आपत्तिजनक है कि हम उसे टीवी पर नहीं दिखा सकते। तंजीला अनीस के इन्हीं कथित ट्वीट्स को लेकर गाना के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर दिया गया। किसी ने लिखा गाना ऐप को फौरन तंजीला अनीस को नौकरी से निकाल देना चाहिए, तो किसी ने गाना के साथ एंटी हिंदू मानसिकता का आरोप मढ़ दिया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस ऐप को बैन कर देना चाहिए, तो कुछ लोगों ने ऐप अनइंस्टॉल के स्क्रीनशॉट भी दिखाए। अब तक बॉयकॉट गाना सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अगर कंपनी ने अपना पक्ष जल्द सामने नहीं रखा तो मुमकिन है तांडव की तरह गाना के खिलाफ भी नाराजगी सड़कों पर उतर आए। टीम न्यूज़ नेशन। मजहब के नाम पर उठते सवालों का दायरा अब क्रिकेट तक भी पहुंच गया। इस बार टारगेट किए गए हैं मुंबई के शानदार बल्लेबाज और उत्तराखंड क्रिकेट टीम के पूर्व कोच वसीम जाफर पर आरोप लगे कि उन्होंने टीम के ड्रेसिंग रूम में मौलवी की एंट्री की इजाजत दी और मजहब के आधार पर खिलाड़ियों को तरजीह दी। क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या है पूरा मसला? क्या है इन इल्जामों पर वसीम को करीब से जानने वालों के जवाब? देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। मौलवी क्रिकेटर और कंट्रोवर्सी, मौलवी वाले कांड का पूरा सच क्या? वसीम जाफर इंडियन क्रिकेट की दुनिया का वो नाम जिसका हमेशा इज्जत से इस्तेकबाल किया गया। कुछ वक्त पहले तक वसीम जाफर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के हेड कोच थे, लेकिन जाफर ने इस्तीफा क्या दिया, सवालों और इल्जामों की सुनामी सी आ गई। अपने इस्तीफे को लेकर वसीम जाफर ने कहा था कि कुछ सेलेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स कम क्वालिफाइड खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। जवाब में बोर्ड ने इल्जाम लगाया कि वसीम जाफर ने बायो बबल का नियम तोड़ा और नमाज के लिए ड्रेसिंग रूम में मौलवी को बुलाया था। इस कथित कांड के ऊपर जांच रिपोर्ट तैयार करने के हुक्म दे दिए गए हैं। ये जो चल रहा है मीडिया में कॉम्युनल वाली बातें हैं वसीम जाफर जी के साथ, ये बातें बेसलेस हैं। तो हमारे एसोसिएशन में इन चीज़ों को कोई जगह नहीं है।
हालांकि उत्तराखंड क्रिकेट के मेंबर इकबाल अब्दुल्ला ने इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया। इकबाल ने साफ कहा है, ड्रेसिंग रूम में नमाज पढ़वाने के लिए मौलवी आया जरूर था, लेकिन उसकी इजाजत वसीम जाफर से नहीं बल्कि टीम मैनेजर से ली गई थी। आरोप और काउंटर आरोप के इस फेर में क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा चेहरा मानो बदनाम हो रहा था। जाफर को करीब से जानने वाले क्रिकेटर्स ने इन आरोपों के खिलाफ आवाज उठाई। मनोज तिवारी, डोडा गणेश, सुधींद्र कुलकर्णी जैसे क्रिकेटर्स ने वसीम जाफर पर लगे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और बोर्ड की राजनीति में मजहबी एंगल जोड़ने का विरोध किया। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ये रवायत सी बन गई है कि जहां भी वाद विवाद हो, मतभेद हो, वहां मजहब का एंगल डाल दो और नई कंट्रोवर्सी को पैदा कर दो। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तराखंड में आई आपदा ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सैकड़ों लोग इस त्रासदी की बलि चढ़ गए। जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई और आशियाने उजड़ गए। इस मुश्किल वक्त में सेना और पैरामिलिट्री के जवान देवदूत बनकर कुदरत के सताए लोगों का सहारा बन रहे हैं। देखिए कैसे चमोली में सैलाब की बर्बादी के बीच जिंदगी की नई रोशनी बन गई है फरिश्तों की ये फौज। सैलाब का शोर और काल का आगाज। 7 फरवरी को रैनी गांव में आए सैलाब का यह खौफनाक मंजर शायद ही कभी इस जहन से निकल पाए। इंसानियत के ऊपर कुदरत की बेरहमी जान और माल का नुकसान लाई। गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क कट गया। लोग दाने दाने को तरस गए। तब इंसानियत को दोबारा आबाद करने उतरे देवदूत यानी वो जवान जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात ऐसे ही लोगों के लिए राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आई तपोवन से, जहां बाढ़ आने के बाद से ही दूसरे गांव से संपर्क टूट गया था। राहत कर्मियों को मदद पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसी के चलते सेना ने वहां एक जिप लाइन का निर्माण किया, जिसकी मदद से अब फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है और उन तक खाने पीने का जरूरी सामान भी पहुँचाया जा रहा है। टीबीसी के प्रोजेक्ट में जिस तरीके से सैलाब आया, तबाही हुई, उस तबाही के बाद लगातार सेना के जरिए जो क्षेत्र संपर्क से कट चुके हैं उनमें संपर्क जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये जिप लाइन तैयार की गई है। अगर आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि कैसे ये जो जिप लाइन है इसके जरिए इस पार से उस पार लोगों को भेजा जाता है। मेरे वीजे भी आपको दिखा रहे हैं। ये दिखाने के पीछे कोशिश ये है कि जो लोग जो आप दूसरे गांव की ओर देख रहे हैं उन लोगों को कैसे यहाँ लाया जाता है, किस तरह से उनका कम्युनिकेशन बनाया जा सके जिससे कि वो दूसरे पार आ सकें और इसीलिए ये सारा कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है। सफर के नए रास्ते बनाए जा रहे हैं तो सुबह से शाम तक प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर मंडराते रहते हैं। जहां मदद की गुहार लगाते हाथ नजर आते हैं, वहीं ये जवान उतरते हैं, राशन, पानी और दवा पहुंचाते हैं और निकल लेते हैं अगले बदकिस्मत की मदद के लिए। यहाँ और एक ऐसी जगह जहां दिखेगी फुल्लन देवी की बंदूक और जहां नजर आएंगे मलखान सिंह के कारतूस। जी हां, अनोखा म्यूजियम। ऑटोमेटिक हथियार, दनादन फायरिंग। ये चंबल है जहां कहते हैं पानी पीछे पीजो, पहले दाग गोली। कुस्मा नाइन, बाबा मोहर सिंह, माधव सिंह, ये चंबल के उस इतिहास के चेहरे जिनसे धरती का जर्रा जर्रा कांपता था। और अब इन्हीं चेहरों की पहचान या यूं कहें कि याद नजर आएगी डकैतों के म्यूजियम में। चंबल में डकैतों का आतंक खत्म होने के बाद अब भिंड पुलिस डकैतों का एक संग्रहालय बनाने का फैसला किया है। इस म्यूजियम में सरेंडर करने वाले डकैतों से जुड़ी चीजें होंगी, उनकी फोटो और उनके हथियार होंगे। एनकाउंटर में इस्तेमाल किया गया गोला बारूद होगा और बहादुर पुलिस वालों की कहानियां। यानी इस म्यूजियम के जरिए आप एक बार फिर उस दौर में पहुंच जाएंगे जब चंबल डकैतों की गोलियों से गूंजता था। ये म्यूजियम मेहगांव में एक पुराने थाने में बनाया जाएगा। म्यूजियम में 1960 से लेकर 2011 तक चंबल इलाके में सक्रिय रहे डाकुओं की पूरी हिस्ट्री होगी। जन सहयोग से एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जिसमें जितने भी पुराने डकैते हैं, सरेंडर डकैते हैं या जो बड़े बड़े इनकाउंटर हुए हैं या जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनके फोटोग्राफ्स और भी जीवित चीज़ें लगाई जाएंगी ताकि लोगों को जानकारी मिले और लोग जो है अपराध की तरफ से मुख मोड़े। चंबल में 1980 से लेकर 90 तक कई डाकुओं ने सरेंडर किया था। इनमें फूलन देवी, घनसा बाबा, मोहर सिंह, माधव सिंह जैसे डकैत थे।
सरेंडर के बाद इन डाकुओं ने सजा भी काटी और रिहा होने के बाद समाज की मुख्य धारा में लौटे। इनके टेरर से लेकर सरेंडर तक बंदूक की नोक से लिखी हर कहानी अब सामने आएगी। टीम न्यूज़ नेशन।